Namaskar. I am Kusum, Assistant Professor of Mass Communication from Government College Hisar, हरियाणा। आज का हमारा विषय है वेरियस कैमरा मूवमेंट्स एंड एंगल्स, यानी विभिन्न कैमरा गति और कोण। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस व्याख्यान के उपरांत आप किन बातों को समझने में सक्षम होंगे। पहला, कैमरा मूवमेंट्स क्या होते हैं। दूसरा, कैमरा मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, विभिन्न कैमरा मूवमेंट्स के क्या उद्देश्य हैं। चौथा, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं। पांचवा, कैमरा एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। छठा, विभिन्न कैमरा एंगल्स के प्रयोग से क्या प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं वेरियस कैमरा मूवमेंट से। इसके लिए हम जानेंगे कि कैमरा मूवमेंट्स क्या होते हैं। आइए इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। कार्यक्रम या दृश्य को शूट करते समय कैमरे को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कैमरा मूवमेंट या कैमरा गति कहलाता है। कैमरा मूवमेंट्स का प्रयोग करके कहानी में अलग-अलग प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। कैमरे की स्थिति को बदलकर तथा पात्र या कलाकार को आगे पीछे करके भी हम दृश्य या कहानी में भिन्न-भिन्न प्रभाव उत्पन्न कर कहानी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैमरा मूवमेंट्स के प्रकार की। कैमरे को गति देकर उसके स्थान परिवर्तन करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीकों को आज हम विस्तार से जानेंगे, जो निम्नलिखित है। पहला है पैन मूवमेंट, दूसरा है टिल्ट मूवमेंट, तीसरा है डॉली मूवमेंट, चौथा है ट्रक मूवमेंट, पांचवा है जूम मूवमेंट, छठा है आर्क मूवमेंट और सातवां है बूम मूवमेंट। कैमरे को गति देने के लिए जो पहला तरीका है जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे वो है पैन मूवमेंट। इसमें हम कैमरे को निर्धारित जगह पर एकदम स्थिर रखते हुए उसे दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं घुमाते हैं, जिसे हम पैन करना कहते हैं। पैन मूवमेंट दो तरीके की होती है, पैन राइट तथा पैन लेफ्ट। इसे हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। जब कैमरे को एक जगह स्थिर रखकर कलाकार, पात्र या दृश्य के दाईं तरफ घुमाया जाता है तो उसे हम पैन राइट कहते हैं, तथा जब कैमरे को एक जगह स्थिर रखकर कलाकार, पात्र या दृश्य के बाईं तरफ घुमाया जाता है तो उसे हम पैन लेफ्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें हमने कैमरे को एकदम स्थिर रखा है और स्थिर रखकर जैसे ही हम कैमरे को अपने पात्र, ये हमारा पात्र है, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा कलाकार या दृश्य हम इसको कह सकते हैं,
जब हम कैमरे को दाईं तरफ घुमाते हैं तो उसे पैन राइट कहा जाता है, और जब हम कैमरे को बाईं तरफ घुमाते हैं तो उसे पैन लेफ्ट कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि पैन मूवमेंट को किए जाने के कौन से मुख्य उद्देश्य हैं। जो भी एक्शन हो रहा है उसके साथ साथ चलने के लिए तथा प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए, कहानी के कलाकार, पात्र, विषय वस्तु को एक-एक करके दिखाने के लिए तथा दृश्यों के संपूर्ण विवरण को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पैन मूवमेंट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरह की कैमरा मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वह है टिल्ट मूवमेंट। इसमें समतल जगह पर कैमरे को स्टैंड पर रखकर ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर किया जाता है, जिसे टिल्ट कहा जाता है। टिल्ट मूवमेंट दो तरीके की होती है, टिल्ट अप तथा टिल्ट डाउन। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। जब कैमरे को, ये देखिए, ये हमारा कैमरा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब कैमरे को ऊपर से नीचे लाया जाता है तो इसको हम टिल्ट डाउन कहते हैं, और जब कैमरे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तो इस मूवमेंट को हम टिल्ट अप कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि टिल्ट मूवमेंट को करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। हो रहे एक्शन को पूरा करने, कहानी के पात्र, कलाकार या विषय वस्तु के प्राथमिक परिचय को देने के लिए तथा फिल्माए जा रहे दृश्य में एक नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने आदि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए टिल्ट मूवमेंट का प्रयोग किया जाता है। तीसरी तरह की हमारी कैमरा मूवमेंट है डॉली मूवमेंट। इसमें स्टैंड लगे कैमरे को एक पहियों वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है, जिसे डॉली कहते हैं। शूटिंग के दौरान डॉली को धकेलकर पात्र, कलाकार या विषय के पास या दूर ले जाया जाता है। इसके आधार पर डॉली मूवमेंट दो तरह की होती है, डॉली इन, डॉली आउट, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। आपको ये जो पहिए लगा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, इसे ही हम डॉली कहते हैं। इसी पर आप देख पा रहे हैं स्टैंड सहित कैमरे को रखा गया है। डॉली को धक्का देकर आगे पीछे किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि ये सामने जो है कलाकार बैठा है। जब जो हमारा कैमरा है, जो ये डोली पर रखा हुआ कैमरा है, कलाकार के पास सीधा जाता है, यहाँ ऐसे आगे सीधा जाता है, तो उसे हम डोली इन कहते हैं। और जब हमारा कैमरा विषय या कलाकार से दूर पीछे की तरफ जाता है तो उसे हम डॉली आउट कहते हैं। अब जानते हैं कि डॉली मूवमेंट को किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। हो रहे एक्शन के साथ चलने के लिए, सामने दिखाए जा रहे दृश्य के क्षेत्र में
बदलाव लाने तथा कहानी के किसी पात्र या विषय को विशेष रूप से दिखाने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डोली मूवमेंट का प्रयोग किया जाता है। चौथी तरह की अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो वो है हमारी ट्रक मूवमेंट। इसमें फिल्माए या शूट किए जा रहे दृश्य कलाकार के साथ साथ स्टैंड लगे कैमरे को किसी गाड़ी में रखकर उनके ही समान गति दी जाती है, जिसे ट्रक मूवमेंट कहा जाता है। आगे इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें एक दौड़ का जो दृश्य है वो शूट किया गया है। जो हमारा कैमरामैन है वो बाइक पर कैमरे के सहित है तथा वो धावकों के समानांतर बराबर गति से चलता हुआ दृश्य को शूट कर रहा है, जिसे कि हम ट्रक मूवमेंट कहते हैं। इस ट्रक मूवमेंट के प्रयोग के मुख्य उद्देश्य ऐसे शॉट्स में विषय वस्तु, कलाकार आदि के पीछे की अन्य वस्तुओं को दिखाकर गहराई का स्पर्श प्रदान करना, कलाकार या विषय के साथ साथ चलना तथा फिल्माए जा रहे दृश्य या एक्शन को पूरे प्रभाव के साथ दिखाना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। पांचवी तरह की जो कैमरा मूवमेंट है वो है जूम मूवमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जूम एक प्रकार का लेंस होता है। इसका प्रयोग करके कहानी में विशेष तरह का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कैमरा एक स्थिति में रहकर किसी भी दृश्य को क्लोजअप से लेकर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट तक दिखा सकता है। जूम दो प्रकार का होता है, जूम इन, जूम आउट। इसको अच्छे से हम आगे एक तस्वीर के जरिए समझेंगे। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से देखिए, यहाँ पे हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से क्लोजअप में आना जूम इन कहलाता है और क्लोजअप से एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में जाना जूम आउट कहलाता है। आगे जानते हैं कि जूम मूवमेंट के प्रयोग के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। दृश्य के क्षेत्र को बदलने के लिए, एक दृश्य को समाप्त कर नए दृश्य की ओर दर्शकों को ले जाने के लिए, कैमरे में दृश्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने के लिए, दृश्य में नाटकीय परिवर्तन लाने जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शूट करते समय जूम मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। छठी तरह की जो हमारी कैमरा मूवमेंट है वो है आर्क मूवमेंट। इसमें कैमरे को कहानी के पात्र, कलाकार या विषय वस्तु के आसपास अर्धगोलाकार या पूर्ण गोलाकार घुमाया जाता है, जिसे कैमरे की आर्क मूवमेंट या गति कहा जाता है। देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कैमरे को। ये देखिए, ये हमारा कैमरा है, ये हमारा कैमरा है। शूट किए जाने वाले कलाकार को आप देख पा रहे हैं। इसमें जो कलाकार है वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, परंतु जो कैमरा है उसे अर्धगोलाकार या पूर्ण गोलाकार
घुमाया जाता है, जिससे कलाकार के पीछे की वस्तुएं घूमती हुई प्रतीत होती है। यही आर्क मूवमेंट है। आर्क मूवमेंट के मुख्य उद्देश्य दिखाए जा रहे दृश्य के प्रभाव को बदलने के लिए, बैकग्राउंड या आगे की वस्तुएं हटाने या शामिल करने के लिए, नए विषय को प्रस्तुत करने के लिए हम आर्क मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। अब आती है हमारी 7वीं तरह की कैमरा मूवमेंट, जो कि है बूम मूवमेंट। बूम मूवमेंट का प्रयोग अधिकतर बड़ी-बड़ी फिल्मों में किया जाता है। इस तरह की मूवमेंट में कैमरा बहुत ऊपर से बहुत नीचे या बहुत नीचे से बहुत ऊपर की ओर अचानक और तेजी से लाया जाता है, जिसे बूम मूवमेंट कहते हैं। आगे दिखाए गए चित्र के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, इस चित्र में देखिए, आप देख पा रहे हैं एक क्रेन को। ये देखिए, ये एक क्रेन है जिस पर कैमरामैन कैमरे के साथ जैसा कि हमने अभी जाना कि बूम मूवमेंट में कैमरे को ऊपर से बहुत नीचे तथा बहुत नीचे से अचानक बहुत तेजी से लाया जाता है। इसके लिए हमें क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कैमरामैन और कैमरा दोनों ही क्रेन पर रहते हैं। बूम मूवमेंट के मुख्य उद्देश्य दृश्य की व्यापकता, विराटता एवं गहनता को दर्शाने के लिए, दृश्यों में ऊंचाई का स्पर्श देने के लिए हम इस तरीके की बूम मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी थे कैमरा मूवमेंट्स के प्रकार। तो यहाँ तक हमने जाना कि कैमरा मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा विभिन्न कैमरा मूवमेंट्स के क्या उद्देश्य हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वेरियस कैमरा एंगल्स यानी कोण के बारे में। कैमरा एंगल्स यानी कोण क्या होते हैं? दृश्यों को शूट करने के लिए कैमरा रखने के विशिष्ट स्थान को हम कैमरा एंगल या कोण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कैमरा दर्शकों की आंख का कार्य करता है, इसलिए यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि दर्शकों को क्या और कितना क्षेत्र दिखाया जाना है। दृश्य को बेहतरीन बनाने के लिए कैमरे को सही कोण या एंगल में रखना अति आवश्यक है। कैमरे को सही एंगल या कोण में रखकर दृश्य को शूट करने से कहानी के प्रभाव में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। इसके विपरीत यदि हम कैमरे के एंगल का चुनाव ठीक से नहीं कर पाते तो कहानी का प्रभाव समाप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए कैमरा के सही एंगल या कोण का चुनाव किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम कैमरा एंगल्स के प्रकार की। शॉट को सामान्यतः आंख के समानांतर स्तर की तुलना में ऊपर या नीचे रखे जाने को आधार बनाकर कैमरे के एंगल्स या कोणों को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला लो एंगल, दूसरा आई लेवल एंगल, तीसरा हाई एंगल। पहला है लो एंगल। इसमें कैमरे को शूट किए जाने वाले दृश्य, विषय वस्तु
या कलाकार की तुलना में नीचे रखा जाता है, इसलिए यह शॉट लो एंगल कहलाता है। इस दिए गए चित्र के माध्यम से हम लो एंगल को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और ये देखिए ये कैमरा भी। इसमें ये जो कैमरा है वो आपके ऑब्जेक्ट से नीचे यानी लो एंगल पर रखा गया है। इस स्थिति को हम लो एंगल कहते हैं। लो एंगल में कैमरे को हम हमेशा अपने विषय या ऑब्जेक्ट से नीचे ही रखेंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि लो कैमरा एंगल्स से क्या प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से दृश्य या कलाकार को सामान्य से बड़ा दिखाया जा सकता है। लो एंगल के प्रयोग से पात्र या दृश्य के अधिक शक्तिशाली, डरावने और असामान्य होने का आभास होता है। इससे कहानी में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विलेन, राक्षस, विचित्र जीव जंतु आदि को हमें दिखाना है, तो इसके लिए लो कैमरा एंगल का प्रयोग किया जाता है ताकि वो सामान्य से बड़ा, ऊंचा, डरावना और असामान्य नजर आए। कैमरा एंगल का दूसरा प्रकार है आई लेवल एंगल। इसमें कैमरे को आंख के समानांतर रखकर किसी दृश्य को शूट किया जाता है। आंख के सामान्य स्तर पर लिए गए इन शॉट्स को आई लेवल एंगल शॉट कहते हैं। इसमें कैमरे को पात्र के ठीक सामने बराबर ऊंचाई पर रखकर शूटिंग की जाती है। स्वाभाविक तथ्यों से युक्त एवं सहज घटित स्थितियों को दिखाने के लिए ही आई लेवल एंगल का प्रयोग किया जाता है। आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें कैमरे, इसमें ये जो कैमरा है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ठीक सामने बराबर ऊंचाई पर रखा गया है। इसमें कैमरे को आंख के समानांतर रखकर दृश्य को शूट किया जा रहा है। इसे हम आई लेवल एंगल कहते हैं। आई लेवल कैमरा एंगल का प्रयोग कर हम क्या और कैसे प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आंख के समानांतर रखकर लिए गए इस शॉट के द्वारा दर्शक कहानी व स्थिति से बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इस तरह के एंगल के प्रयोग से कहानी में स्पष्टता तथा सच्चाई का एहसास होता है तथा कहानी में सजीवता तथा स्वाभाविकता नजर आती है। स्वाभाविक तथ्यों से युक्त एवं सहज घटित स्थितियों को दिखाने जैसे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही आई एंगल का प्रयोग किया जाता है। कैमरे के कोण का तीसरा प्रकार है हाई एंगल। इसमें कैमरे को शूट किए जाने वाले दृश्य, विषय वस्तु या कलाकार की तुलना में ऊपर रखा जाता है, इसलिए यह शॉट हाई एंगल कहलाता है। समझने के लिए चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कैमरे को। इसमें कैमरे को ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा पात्र है, कलाकार है, दृश्य है, उसकी तुलना में ऊपर रखा गया है। हमारे कैमरे को ऑब्जेक्ट की तुलना में ऊपर रखा गया है। कैमरे की यह स्थिति हाई एंगल कहलाती है। अब जानते हैं कैमरा के इस हाई एंगल प्रकार का प्रयोग करके दृश्य, कहानी या कलाकार में किस तरीके के
प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। हाई एंगल का प्रयोग करके दृश्य या कलाकार को सामान्य से छोटा दिखाया जा सकता है तथा इस एंगल का प्रयोग कर कहानी के अनुसार पात्र को लाचार, कमजोर तथा असमर्थ दिखाया जा सकता है। उदाहरण, कुली, मजदूर आदि को दिखाने के लिए हाई एंगल का प्रयोग किया जाता है ताकि वे सामान्य से छोटे, कमजोर, लाचार तथा असमर्थ नजर आए। धन्यवाद। आज हमने कैमरा मूवमेंट्स और कैमरा एंगल्स के बारे में जाना। जल्द ही हम नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।